जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। 2-3 खबरें हैं 2-3 शेयर्स के हवाले से वो आपके साथ जो है वो थोड़ा शेयर करना चाहते हैं। एक खबर जो है वो मिलेट ट्रैक्टर के हवाले से है, दूसरी खबर पाकिस्तान स्टेट ऑयल के हवाले से है और तीसरी खबर जो है वो पीआईए के हवाले से है। देखिए खबरें जो हैं वो मार्केट में आती रहती हैं और वो मार्केट को मुतासिर करती रहती हैं। हमारा सिर्फ़ काम ये होता है कि हम उन खबरों को देखें और उनको थोड़ा-सा उनका वज़न करने की कोशिश करें कि आया कि ये खबर जो है ये इस शेयर पर परमानेंट डैमेजेस डाल सकती है या परमानेंटली इसके लिए अच्छी खबर है या वक़्ती तौर पर इसको नुकसान पहुँचा सकती है या वक़्ती तौर पर इसको फ़ायदा पहुँचा सकती है। खबरों का आना जो है ये रोका नहीं जा सकता और इनको डिस्कस करना भी ज़रूरी होता है। चूँकि हमने मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के शेयर खरीद रखे होते हैं, तो उनकी बाइंग सेलिंग के हवाले से खबरें जो हैं वो बहुत अहमियत रखती हैं स्टॉक मार्केट के बिज़नेस में। पहली खबर जो है वो मिलेट ट्रैक्टर के हवाले से है और मिलेट ट्रैक्टर ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया है कि वो वक़्ती तौर पर अपनी प्रोडक्शन रोकने जा रहे हैं 3 दिन के लिए, 26 से लेकर 29 तक। अब ये खबर जो है इसका टेम्परेरी इम्पैक्ट भी नहीं होना चाहिए स्टॉक मार्केट के हवाले से। देखें शेयर्स की कीमत अगर ओवरऑल मार्केट का एक करेक्शन फेज़ चल रहा है, तो वो एक अलग से बात है। आज जो है ये हम इंडिविजुअली जो है वो खबरों को डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस खबर का मिलेट ट्रैक्टर के शेयर्स पर टेम्परेरीली भी कोई भी फ़र्क नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये 3 दिन की प्रोडक्शन रोकी है और ये मामला 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन जो है ये चलते रहते हैं कंपनीज़ में। और वैसे भी जो है वो 25 की वैसी छुट्टी, उसके बाद 26 को फिर उसके बाद नया साल आ जाएगा, तो इस तरह ये 3-4 दिन का मरहला जो है ये गुज़र जाएगा, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। लिहाज़ा अगर इस खबर के नतीजे में अगर 26 या 27 तारीख को इस मिलेट ट्रैक्टर के शेयर की प्राइस पर अगर कोई असर पड़ता है, तो मेरा ख़्याल है कि उसको ऐसे अपॉर्च्युनिटी लेना चाहिए। मैं यहाँ पर फिर रिमाइंडर देता चलूँ कि ये जो बात हो रही है, ये ओवरऑल मार्केट के करेक्शन फेज़ से अलहदा है। अगर आप इसको उनके साथ मिलाकर जो है वो कोई नतीजा निकालने की कोशिश करेंगे, तो यकीनन नतीजा जो है वो मुख्तलिफ होगा। दूसरी खबर जो है वो पाकिस्तान स्टेट ऑयल के हवाले से है कि पीएसओ के जो वाजबात हैं जो इसने दीगर कंपनी से लेने हैं, वो 800 अरब भी क्रॉस कर गए हैं और 800 अरब क्रॉस करने के नतीजे में जो पीएसओ है, इसकी हालत बहुत पतली हो चुकी है। लेकिन मसला ये है कि इटसेल्फ जो इम्पैक्ट है, वो सिर्फ जी, दूसरी खबर जो है वो पीएसओ के हवाले से है, जिसके वाजबात जो कि इसने दीगर इंस्टीट्यूशन से लेने हैं, वो 800 अरब भी क्रॉस कर गए हैं। 800 अरब क्रॉस कर गए हैं, जो कि पिछले साल इन दिनों के अंदर तकरीबन को 362 अरब रुपए थे। मुख्तलिफ कंपनीज जिसमें पावर जनरेशन सर फहरिस्त है, गो के पावर जनरेशन ने गवर्नमेंट से पैसे लेने हैं, वो एक अलग इशू है। आज यहाँ पर ये बात हो रही है कि पीएसओ ने पावर जनरेशन से कितने पैसे लेने हैं। तो 2 बड़े पावर प्लांट्स हैं, जिसमें एक हबको और दूसरा कैपको है। हबको से पीएसओ ने रफली 29.5 रफली 30 अरब रुपए का डिफॉल्टर है हबको, और कैपको जो है ये 5 अरब रुपए का डिफॉल्टर है। अब इसी तरह से चूंकि पीएसओ ने पैसा लेना है मुख्तलिफ आगे कंपनी से, गवर्नमेंट के जिम्मे वाजिबात हैं, गैस कंपनीज के जिम्मे वाजिबात हैं, पावर जनरेशन के जिम्मे वाजिबात हैं। अब इसी तरह से जो कंपनीज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हैं, जिन्होंने पीएसओ से पैसे लेने हैं, वो कौन कौन सी हैं? इसमें सरे फहरिस्त जो है वो रिफाइनरीज हैं। रिफाइनरीज में 26.6 अरब जो है ये पाक अरब रिफाइनरी ने लेने हैं। उसके बाद 8.4 अरब रुपए जो हैं ये पाकिस्तान रिफाइनरी ने लेने हैं। गो के पाकिस्तान रिफाइनरी इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ द पीएसओ, लेकिन चूंकि बिजनेस जो है वो डिफरेंट है, तो लिहाजा इसको हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। इसी के साथ नेशनल रिफाइनरी ने 4 अरब रुपए लेने हैं। तकरीबन 7 अरब रुपए जो हैं वो अटक रिफाइनरी ने पीएसओ से लेने हैं। इसी के साथ 1.7 अरब जो है वो बाइको ने लेने हैं, एंड देन सो एंड सो। तो ये मोटी मोटी सी जो कंपनीज हैं, अगर फर्ज कीजिए कि अगर पीएसओ को पैसे मिल जाते हैं, या फर्ज कीजिए कि अगर अब फर्ज कर लेते हैं कि कैपको और हबको को ही सिर्फ जो है वो पैसा अगर मिल जाता है और वो पे बैक कर देते हैं पीएसओ को,
तो ये तकरीबन 35 अरब रुपए जो हैं ये घूम जाएँगे हमारी इकोनॉमी के अंदर। इससे पीएसओ इससे कैप्को को भी फ़ायदा होगा, इससे हबको को भी फ़ायदा होगा, इसके साथ पीएसओ को भी फ़ायदा होगा। फिर अगर हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड रिफाइनरीज़ को देखें, तो पाकिस्तान रिफाइनरी को भी फ़ायदा होगा, अटक रिफाइनरी को भी फ़ायदा होगा, बाइको को भी फ़ायदा होगा, नेशनल रिफाइनरी को भी फ़ायदा होगा। तो ये आपस में सारी चीज़ें इंटरकनेक्ट हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल जो इकोनॉमिकल सिचुएशन चल रही है, हुकूमत के पास देने के लिए पैसे नहीं हैं। लिहाजा हालात जो हैं वो अभी जूं के तूं हैं और इसका सारा का सारा प्रेशर जो है वो पीएसओ पर आ रहा है। अब मुस्तकबिल में चूंकि पैसे जो हैं ये मिलते हुए नजर नहीं आ रहे, लिहाजा पीएसओ का जो शेयर है ये अंडर प्रेशर रह सकता है। आगे चलते हैं और आखिरी खबर को डिस्कस करते हैं जो कि पीआईए के हवाले से है। पीआईए को बेचने की तैयारियां अरूज पर हैं, लेकिन मसला ये है पीआईए के जिम्मे रफली 263 अरब रुपए का कर्ज है, क्योंकि पीआईए को प्राइवेटाइज करना है। उसको प्राइवेटाइज करने के लिए उसको एनओसी की जरूरत होगी। अब वो एनओसी उसको किससे चाहिए? ये उसको उन बैंकों से चाहिए जिसके इन्होंने पैसे देने हैं, जिसमें स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, जिसमें हबीब बैंक है, जिसमें जेएस बैंक है, जिसमें बैंक ऑफ पंजाब है, जिसमें अस्करी बैंक है। ये वो तमाम बैंक्स शामिल हैं जिन्होंने पीआईए से अच्छे खासे पैसे वापस लेने हैं। अब बेसिकली जो सजेशन है वो ये है कि 263 अरब रुपए का कर्ज जो पीआईए के जिम्मे है, इसको अवामी जो डिफॉल्ट है या खसारा कह लीजिए, हुकूमत जो है ये इसको अपने जिम्मे ले ले। और चूंकि ऑपरेशनल अगर हम देखें तो इस वक्त पीआईए ऑपरेशनली जो है वो प्रॉफिट में है राइट एट द मोमेंट। इसको मार जब पड़ती है वो ये है कि जो इसने सूद की मद में अपने डेट को रीपेमेंट करनी है वो इसको मार जाती है। लिहाजा पीआईए के हवाले से एक सजेशन ये है कि 263 अरब का जो कर्ज है ये हुकूमत अपने जिम्मे ले ले और गारंटी दे दे बैंक्स को कि ये पैसा जो है ये हुकूमत पाकिस्तान पे करेगी। लिहाजा ऐसी सूरत में एनओसी जारी हो जाएगा और उस एनओसी के जारी होने के नतीजे में पीआईए की प्राइवेटाइजेशन जो है उसका मरहला आसान हो जाएगा। लेकिन वक्ती तौर पर जो एक हर्डल सामने आ गई है वो ये है कि बैंक्स जो हैं वो अब ना तो मजीद पैसा देने को तैयार हैं और ना ही वो एनओसी देने को तैयार हैं जब तक के उनके पिछले वाजिबात जो हैं उनके बारे में उनको कोई ठोस इकदामात होते हुए नजर नहीं आते कि आया कि पीआईए को बाय करने वाला जो नया बायर होगा वो उनका जो प्रीवियस डेट है उसका क्या बनेगा। अब ये एक दरमियान में हर्डल ऐसी क्रिएट हो गई है जिसकी बुनियाद पर वक्ती तौर पर पीआईए की प्राइवेटाइजेशन जो है वो रुकती हुई नजर आती है। लेकिन अगर हम इस खबर की मजीद तफसील में जाएं तो हमें यहाँ से ये थोड़ी सी उम्मीद बनती है कि ये हर्डल्स जो हैं ये हुकूमत दूर करने की पूरी कोशिश करेगी ताकि पीआईए को प्राइवेटाइज कर दिया जाए। तो ये जो तीनों खबरें हमने पढ़ी हैं मिलेट ट्रैक्टर के हवाले से, पीएसओ के हवाले से और पीआईए के हवाले से, तो मिलेट ट्रैक्टर और पीआईए, मिलेट ट्रैक्टर का तो खैर मसला ही कोई नहीं है ना, तो लिहाजा बाकी जो दो खबरें हैं जिसमें पीएसओ है और पीआईए है, तो पीआईए की जो खबर है एज कंपेयर टू पीएसओ शेयर्स के ऊपर कुछ ज्यादा बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करती हुई नजर नहीं आ रही और उम्मीद ये की जा सकती है कि पीएसओ का मामला तो बहुत बड़ा है और वो बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो उसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन यहाँ पर जो गारंटीज का प्रॉब्लम है पीआईए के केस के अंदर, मेरा ये ख्याल है कि शायद गवर्नमेंट जो है इसको किसी ना किसी अंदाज में गारंटीड कर देगी और उसके नतीजे में एनओसी इशू हो जाएगा और पीआईए का मामला पाया तकमील को पहुंच जाएगा। ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर की गई है। अब आपके पास अगर इन कंपनीज के शेयर हैं तो आपने अपना फैसला अपने पोर्टफोलियो और अपनी रिसर्च की बुनियाद पर करना है। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।